दोस्तों स्टडी 91 के यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम कवर करने जा रहे हैं इंडियन ज्योग्राफी में एक नए टॉपिक को। आप जानते होंगे इस टॉपिक के बारे में। इसका नाम है रामसर आर्द्र भूमि। ये रामसर आर्द्र भूमि है क्या? बहुत सारे बच्चों के मन में बड़ा कंफ्यूजन होगा, लेकिन बड़ी मजेदार टॉपिक है। एक्चुअली कुछ दिन पहले तक मुझे भी नहीं पता था कि ये इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लेकिन बहुत ही बेहतरीन टॉपिक है। और आज आपको मैं काफी नई चीजें भी बताने वाला हूं, क्योंकि अभी तक क्या है कि 10 नई इस तरह के वेटलैंड को शामिल किया गया इस बार जनवरी 2020 में। ठीक है, तो उन चीजों को भी शामिल कर लूंगा, क्योंकि इसके पहले तक जो वेटलैंड थे टोटल जो इस कैटेगरी के अंतर्गत आते थे उनकी संख्या 27 हुआ करती थी। अब जब 10 और आ गए हैं तो इनकी संख्या बढ़कर के कितनी हो गई? 37। लेकिन सबसे बड़ी बात आती है कि आर्द्र भूमि कहते किसे हैं या वेटलैंड कहा किसे जाता है। तो बड़ी अच्छी कहानी है और उसी से रिलेटेड मैं चीजों को याद कराऊंगा और कोशिश करूंगा कि अलग अलग स्टेट की चीजें मैं बताऊं आपको कि कहां कौन सी भूमि है जिसको आर्द्र भूमि के तहत जो है शामिल किया गया है, इस रामसर सम्मेलन के तहत शामिल किया गया। तो उन सभी तथ्यों के बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। एक बात और याद रखेगा, अभी हमारा प्ले स्टोर पे एप्लीकेशन आया है स्टडी 91 का। तो अगर आप हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड करते हैं और उसके थ्रू आप पढ़ाई करते हैं तो बेशक आपको पढ़ने का एक नया तरीका मिलेगा। जिससे बहुत सारे बच्चे पूछते रहते हैं कि सर हमारे पढ़ाई का वे क्या होना चाहिए। तो जो वे है ना वो आपको उस एप्लीकेशन पे देखने को मिलेगा कि आपको किस वे में पढ़ाई करनी है। तो प्लीज आप एक बार जल्दी से डाउनलोड कर लीजिए। आपके अच्छे भविष्य के लिए मैं ऐसा कह रहा हूं। ठीक है, मर्जी आपकी है, आपका इच्छा हो डाउनलोड करने का तो करिए, अदरवाइज कोई बात नहीं है। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को। आर्द्र भूमि या नम भूमि, आर्द्र या नम भूमि, इसी को इंग्लिश में वेटलैंड कहा जाता है। वेटलैंड क्या होता है जरा इसके बारे में सुनिएगा। यहां पर देखा कि पृथ्वी पर जीवों के विकास की एक लंबी कहानी। अगर हम शुरुआती दौर से बात करें कि कैसे कैसे जीवों का विकास हुआ, तो आपको याद होगा कि सबसे पहले एक कोष की जीव हुआ करते थे, धीरे धीरे बहुकोष की जीव हुए, फिर धीरे धीरे पानी में रहने वाले, फिर धीरे धीरे रेंगने वाले जीव, उसके बाद धीरे धीरे जो है पशुओं का विकास हुआ, पक्षियों का विकास हुआ। और उसमें जो है काफी परिवर्तन के बाद तब आज का जो मॉडर्न युग आप देख पा रहे हो ये आया। यानी जीवों के विकास की एक लंबी कहानी, एक लंबी दास्तान है जो आप सभी थोड़ा बहुत जानते हैं। ठीक है, इस कहानी का सार यह है कि यानी वहां से जो अर्थ निकल कर आता है, कुल बात मोटी तौर पे जो आपको याद रखना है उसका अर्थ निकलता है कि धरती पर केवल मनुष्यों का अधिकार नहीं। अगर आपको ऐसा लगता है कि धरती पर सिर्फ मनुष्यों का अधिकार है तो आपकी गलत धारणा है। ऐसा नहीं, धरती उन सभी जीवों की है जिन्होंने इस धरती पर जन्म लिया है, चाहे वो एक छोटा सा जीव हो, चाहे वो कोई पशु हो, चाहे वो कोई पक्षी हो। जिस दिन व्यक्ति इस अहंकार में आ जाता है कि धरती पर अधिकार सिर्फ उस व्यक्ति का है, उसी दिन उसका पतन होता है। और शायद आज जो महामारी आई है ये महामारी उसी का रूप है, क्योंकि कहीं ना कहीं व्यक्ति को यह लग रहा था कि ये पूरा प्रकृति हमारा है, ये पूरी दुनिया हमारी है, ये पूरी पृथ्वी हमारी है, इन जीव जंतुओं का यहाँ पर कोई अधिकार नहीं है। तो ये पहली बात गलतफहमी आप कम से कम अपने मन से निकाल दीजिए। क्यों? आप पढ़े लिखे व्यक्ति और उसी चीजों को मैं आपको बताने जा रहा हूं। तो लिख रहा है कि इस पे केवल हमारा अधिकार नहीं, अपितु इसके विभिन्न भागों में विद्यमान करोड़ों प्रजातियों, चाहे वो किसी जीव की प्रजाति हो, चाहे जंतु हो, चाहे पशु पक्षी हो, उन सभी का उतना अधिकार है जितना कि मनुष्य का अधिकार है। मतलब कि पृथ्वी पर हर एक प्राणी का अधिकार है। आगे दे रहा है नदियों, झीलों, समुद्रों, जंगलों और पहाड़ों में पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के पादपों, वनस्पतियों, जीवों, इन सभी को देख करके जब कभी हम इसके करीब जाते हो तो उन सभी को देख करके हम रोमांचित हो उठते हो। ऐसे तो आपको पशुओं से प्रेम नहीं होता है, लेकिन कभी जब आप जंगल सफारी पर जाते हो तो आप जिन दृश्यों को देखते हो उसको देख करके आपके रोंगटे खड़े हो जाते हैं और आपको बड़ा अच्छा फील होता है। ऐसे आप भले ही पहाड़ों से ना प्यार करते हो, लेकिन जब किसी आप पहाड़ी सफर पर जाते हो और वहां देखते हैं पहाड़ों को, वहां की खूबसूरती को देखते हैं तो आपका मन रोमांचित हो उठता है। ऐसा होता है, जनरली ऐसा सभी के साथ होता है। करा जब जल एवं स्थल दोनों स्थानों पर समृद्ध जैव विविधता देखने को मिलती है। कहां पर? जल पर भी जैव विविधता देखने को मिले और स्थल पर भी जैव विविधता देखने को मिले। बस यहीं पे रुकिए। आपको कुछ लोगों को लग रहा होगा कि सर ये क्या फालतू की चीजें पढ़ा रहे हैं, आप नहीं समझ पाओगे। अगर मेरी बातों को नहीं सुनोगे तो आप समझ नहीं पाओगे कि आर्द्र भूमि होती क्या है। सुनिएगा ध्यान से दोस्तों। जैव विविधता का नाम सुना होगा आपने, जिसको इंग्लिश में बायोडाइवर्सिटी का नाम देते हैं। ये बायोडाइवर्सिटी किसी स्थल स्थान पर भी हो सकती है और जलीय स्थान पर भी हो सकती है।
डायवर्सिटी होता क्या है, तो मैंने एक लाइन में आपको बताया था कि जहां पर विभिन्न प्रकार के पादपों, वनस्पतियों, जीव जंतुओं का वास होता है उसको जैव विविधता का केंद्र माना जाता है, उसको जैव विविधता का हॉटस्पॉट माना जाता है। ठीक है, और ऐसा स्थान कहां पर है, चाहे आप दक्षिण की तरफ जाएंगे तो पश्चिमी घाट मिल जाएगा, पूर्वोत्तर की तरफ जाएंगे तो पूर्वोत्तर हिमालय मिल जाएगा, ये सभी ऐसे स्थान हैं। इसके अलावा अंडमान निकोबार में भी इस तरह के स्थान मिल जाते हैं, या सुंदरवन का जो डेल्टाई क्षेत्र है वहां पर भी आपको इस तरह के स्थान मिल जाते हैं जहां पर मैग्रो वन वगैरह है। ठीक है, तो कुल मिला जुला के कहने का मतलब यह है कि जैव विविधता स्थल पर भी देखी जा सकती है और जल पर भी देखी जा सकती है। लेकिन आप जरा कल्पना करो कोई ऐसा जगह जो स्थल और जल ये दोनों का सम्मिश्रण हो, वो क्या जैव विविधता का केंद्र माना जा सकता है कि नहीं, या जैव विविधता का हॉटस्पॉट माना जा सकता है कि नहीं? बिल्कुल माना जा सकता है सर, लेकिन ऐसा जगह मिलेगा कहां जो जल और स्थल दोनों की विशेषताएं को अपने अंदर रखता है? उसी को दोस्तों वेटलैंड के अंतर्गत शामिल किया जाता है। क्या बात कर रहे हैं सर, मतलब उन स्थानों पर जैव विविधता देखने को मिलती है। जी हां, मतलब सर कि उन स्थानों पर पेड़ पौधे वनस्पतियों की अनेकानेक प्रजातियां देखने को मिलती हैं। जी हां सर, आपके कहने का मतलब है उस स्थान पर स्थल और जल इन दोनों में जैव विविधताएं देखने को मिलती है। हां भाई हां, तभी तो उसका नाम रखा गया आर्द्र भूमि। क्या रखा गया है? आर्द्र भूमि। तो वही बता रहा है कि जब जल एवं स्थल दोनों स्थानों पर समृद्ध जैव विविधता देखने को मिलती है तो सोचने वाली बात यह है कि जिस स्थान पर जलीय एवं स्थलीय जैव विविधताओं का मिलन होता है वह स्थान अपने आप में कैसा होगा, वो कितना रोमांचकारी होगा। सोचिए कितना रोमांचक दृष्टि वहां पर होगा, आप सोच सकते हैं। ठीक है, यानी बहुत ही समृद्धशील यह जगह होता है। करा आर्द्र भूमि। अब आता हूं अपने टॉपिक पर कि आर्द्र भूमि जो है ये होता क्या है। सुनिएगा ध्यान से, लिख रहा है कि आर्द्र भूमि वह भूक्षेत्र होता है, भूमि का वह स्थान होता है जिसमें नम और शुष्क दोनों तरह के वातावरण की विशेषता पाई जाती है। नम यानी आर्द्र, यानी मौसम का रूप कैसा है, उसमें ह्यूमिडिटी है, उसी को बोलते हैं ना आर्द्रता। मौसम में आर्द्रता है या मौसम में शुष्कता है, ये दोनों तरह की विशेषताएं इस आर्द्र भूमि वाले क्षेत्र में देखने को मिलती हैं। इन क्षेत्रों में भूमि उथले पानी की सतह से ढकी होती है, मतलब जो स्थल होता है ना उसके ठीक ऊपर क्या होता है, जल होता है। इतना जल नहीं होता है कि उसमें कोई व्यक्ति डूब जाए, इतना नहीं होता है, बहुत थोड़ा जल होता है। इसका एक कंडीशन भी दिया गया था कि लगभग 6 मीटर के आसपास का अगर जल हो तो उसको हम रामसर समझौते के अंतर्गत जो है रखा जा सकता है। इतना तक अधिकतम लिया गया, तो वही चीजें बता रहा है। कह रहा रामसर सम्मेलन के अनुसार आर्द्र भूमि क्षेत्र के अंतर्गत दलदली क्षेत्र को शामिल किया जाता है। दलदली क्षेत्र क्या है? जहां पर दलदल होगा वहां पर स्थल और जल का मिलन होगा। अगर मैं बात कर दूं गुजरात के कच्छ के रण की, जो कि दलदली क्षेत्रों के लिए जाना जाता है, ठीक है, जहां पर जंगली गधे वगैरह होते हैं, तो आप उसको याद रखिए। जो कृत्रिम या प्राकृतिक, अस्थाई या अस्थाई किसी भी तरह का हो सकता है। ठीक है, ऐसा नहीं कि आर्द्र भूमियों के क्षेत्र में केवल प्राकृतिक चीजों को ही शामिल किया जाता, नहीं, वहां पर कृत्रिम ढंग से अगर कोई चीज डेवलप किया गया, बनाया गया है, उसको भी शामिल किया जाएगा। अस्थाई है तो भी शामिल किया जाएगा, अस्थाई है तो भी शामिल किया जाएगा। आगे बता रहा है इसमें ऐसे क्षेत्र को भी शामिल किया जा सकता है जिसकी गहराई 6 मीटर से अधिक नहीं है। कुछ अभी नॉर्मली क्या होता है कि सतह के ऊपर जो जल होते हैं उन्हीं को शामिल किया जाता है, लेकिन कुछ ऐसे क्षेत्र भी शामिल हैं जहां पर स्थल वहां पर 6 मीटर तक अंदर होता है, मतलब 18-20 फीट अंदर होता है, ज्यादा गहराई वहां पर नहीं होती है। करें इस प्रकार अगर आपके मन में आ रहा हो कि सर कुछ क्षेत्रों का नाम बताइए जो रामसर समझौते के अंतर्गत आता हो, सर तो उसको याद रखिए। मैग्रो वन का नाम सुना होगा, मैग्रो क्षेत्र का नाम सुना होगा। ये मैग्रो क्षेत्र कहां पाए जाते हैं, आप बताइए। मैग्रो क्षेत्र कहां पाए जाते हैं? खास करके सुंदरवन का जहां डेल्टा है वहां के मैग्रो क्षेत्र बड़ा प्रसिद्ध है। अंडमान निकोबार के आसपास में या जहां पर भी डेल्टा बनाया जाता है नदियों के द्वारा, वहां पर ये मैग्रो क्षेत्र देखने को अक्सर मिलते हैं। कर आप प्रवाल भित्ति का नाम सुना होगा, सुना ही होगा, ठीक है। दुनिया की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति कहां पर है? वो ऑस्ट्रेलिया के पास में, ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी हिस्से में ये दुनिया की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति, जिसको कोरल रीफ के नाम से जाना जाता है। भारत में भी कई जगह पर है, तो याद रखिएगा। क्रिक का नाम सुना होगा, क्रिक सरक्रिक विवाद आपने सुना भारत में, भारत और पाकिस्तान के बीच में गुजरात में पड़ता है सरक्रिक विवाद, तो वहां पर जो क्रिक है वो भी ऐसे दलदली स्थान ही है। करा खाड़ी का नाम सुना है, जैसे बंगाल की खाड़ी हो गया, मन्नार की खाड़ी हो गया, तो ये सब जो खाड़ियां होती हैं वहां पर भी इस तरह की जैव विविधता वाले क्षेत्र पाए जाते हैं। या आपके गांव के आसपास का कोई तालाब हो या फिर ज्वार नदमुख हो। ज्वार नदमुख क्या होता है? इंग्लिश में इसी को एस्चुअरी कहा जाता है।
भाई एस्चुरी नाम सुना होगा, भारत में दो नदियां जो एस्चुरी बनाती हैं, वो नदियां पूर्व दिशा की तरफ से बहती हुई पश्चिम दिशा की तरफ जाती हैं, जो कि एक अपवाद स्वरूप में जाना जाता है। उसमें कौन सा नाम आता है दो नदियों का? नर्मदा और ताप्ती। तो नर्मदा और ताप्ती ये जाकर के अरब सागर की तरफ मिलती हैं और वहां पर ज्वार नदमुख बनाती हैं। बाकी दलदली क्षेत्र हो गया और झील वगैरह हो गया, वो सभी क्षेत्र इस रामसर समझौते के अंतर्गत सम्मिलित किए जाते हैं। वेटलैंड के रूप में, आर्द्र भूमियों के रूप में इनको सम्मिलित किया जाता है। लेकिन आर्द्र भूमि क्षेत्र जैव विविधता में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। बिल्कुल है, रखेगा ही रखेगा, ठीक है, वो चीजें मैंने आपको बता दिया। आगे देखिए कुछ और तथ्य यहां पर हैं जिनके बारे में आप याद रखिएगा। आगे बता रहा भारत में अगर आपको लगे कि कहां कहां पर हो सकता है तो सुनिएगा, बहुत टिपिकल चीज बताने जा रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। कह रहा भारत में आर्द्र भूमि ठंडे और शुष्क इलाकों से होकर, अभी पीछे हमने पढ़ा कि आर्द्र हो, शुष्क हो, ठंडा हो, हर एक तरह के इलाकों में इस तरह के आर्द्र भूमि वाले क्षेत्र देखने को मिलते हैं। करा इलाकों से होकर मध्य भारत के जो कटिबंधीय मानसूनी इलाके हैं, मानसूनी मतलब जहां पर्णपाती वन वगैरह पाए जाते हैं, वो जो मानसूनी इलाका है, या फिर दक्षिण में चले जाइए जहां पर नमी वाला इलाका है, ये सभी क्षेत्रों में पाया जाता है। तो तात्पर्य कहने का यह है कि इसका कोई पर्टिकुलर स्थान नहीं है कि सिर्फ जम्मू कश्मीर में ही आर्द्र भूमि के क्षेत्र पाए जाते हैं, उड़ीसा में नहीं पाए जाते। उड़ीसा में भी है, राजस्थान जैसे मरुस्थल जहां होते हैं ना, वहां पर भी आर्द्र भूमि वाले क्षेत्र हैं। गुजरात में है, महाराष्ट्र में, उत्तर प्रदेश में। तो इसी बार 6 जगहों को एक साथ इस वेटलैंड लिस्ट में शामिल किया गया। अभी एक एक करके आपको बताता हूं, ठीक है, क्योंकि परीक्षा में क्या होता है कि हो सकता है पुराना वाला डेटा आपसे ना पूछे, लेकिन इस बार जिन 10 जगहों को शामिल किया गया, जिसमें से 6 उत्तर प्रदेश में है, 3 आपके वहां पे पंजाब में है और 1 आपका महाराष्ट्र में, तो 10 को जो शामिल किया गया वो आपसे परीक्षा में पूछ सकता है। तो एक एक के बारे में आपको डिटेल से पढ़ाऊंगा। बिल्कुल मैं 37 का 37 में आपको आज बताने वाला हूं इसी वीडियो लेक्चर में, ठीक है, तो घबराइए मत, सुनते जाइए। कारण हमारे देश में दक्षिणी प्रायद्वीप में उपस्थित आर्द्र भूमि अधिकतर मानव निर्मित है। मतलब दक्षिण की तरफ अगर जाएंगे तो वहां पर ज्यादातर जो आर्द्र भूमि क्षेत्र है, ठीक है, जो वेटलैंड है, वो कृत्रिम रूप से मानव निर्मित है, यानी उसका निर्माण प्रकृति के द्वारा नहीं हुआ है, वो मानव के द्वारा निर्मित हुआ है। कह रहा है कि जिन्हें किस नाम से जाना जाता है, इन्हें एरी कहा जाता है या हौदी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हौदी, ठीक है, याद रखिए। वैसे हौदी नाम भी प्रयुक्त होता है गांवों में, आप जानते होंगे, जिसमें पशुओं को चारा वगैरह दिया जाता है, गाय बैल भैंस वगैरह को, उसको भी हौदी या हौदा का नाम दिया जाता है, तो इसको याद रखेगा, ठीक है। तो एनी या हौदी, एरी करा, यह एरी मानव आवश्यकताओं के लिए जल उपलब्ध कराती हैं, इसको भी आप याद रखेगा। तो 10 कौन नया स्थल है जिनको जोड़ा गया दोस्तों, तुमको याद रखेगा, 1 महाराष्ट्र में है, 3 पंजाब में है और 6 आपके उत्तर प्रदेश में। लेकिन तुरंत इसको बताऊंगा नहीं, थोड़ा सा और एक चीज मैं आपको चाहूंगा बताना, वो तथ्य आप याद रखेगा। 40% अगर मैं प्रजातियों की बात कर दूं तो उस तरह की प्रजातियां ज्यादातर वेटलैंड में नजर आती है। वेटलैंड ऐसा जगह है जो जैव विविधता का धनी क्षेत्र है, बहुत सारे चीजों की जो है चीजें यहां पर जुड़ी होती हैं, प्रजातियां, चाहे वनस्पतियां हो, चाहे वो फिर आपके जीव जंतु हो, उनकी तमाम प्रजातियां देखने को यहां पर मिलती हैं। चलिए, अब आपके मन में एक चीज और आ सकता है दोस्तों कि सर आपने अभी 2 शब्दों का नाम लिया, एक तो नाम लिया वेटलैंड, ठीक है, वेटलैंड को हिंदी में आर्द्र भूमि कहा जाता है या नम भूमि कहा जाता है या दलदली क्षेत्र कहा जाता है। सर इतना तो समझ में आ गया, लेकिन ये जो बार बार आप रामसर समझौते की बात कर रहे हैं या रामसर सम्मेलन की बात कर रहे हैं, या रामसर सम्मेलन क्या है सर, एक बार इसको भी बता दीजिए। तो लगे हाथ इसको भी हम लोग देख लेते हैं। तो रामसर सम्मेलन क्या है दोस्तों, याद रखिए, एक संधि हुआ था जिसको रामसर संधि के नाम से जाना जाता है, क्योंकि जिस समय रामसर में सम्मेलन हुआ था उसी सम्मेलन में संधि हुआ था, ठीक है, इसीलिए को रामसर संधि का भी नाम दिया जाता है। कर रामसर आर्द्र भूमि समझौते पर 2 फरवरी 1971 में क्या किया गया था, इसमें बहुत सारे देशों ने हिस्सा लिया था और उस पर हस्ताक्षर किया था। एक बात और याद रखिए, ये जो रामसर है दोस्तों, ये एक जगह का नाम है। क्या है? ये एक जगह का नाम। यह जगह पड़ता है ईरान देश में। ईरान का नाम सुना ना? ईरान की राजधानी कहां पर है? ईरान की राजधानी तेहरान है। ईरान में यह जगह है जिसका नाम है रामसर। रामसर में 1971 में, जिस समय भारत पाकिस्तान का युद्ध चल रहा था, आप कह सकते हैं, क्योंकि उस समय पाकिस्तान, पश्चिमी पाकिस्तान नहीं, पूर्वी पाकिस्तान
हिंदुस्तान की बात कर रहा हूं, जिसमें उसको आजाद कराकर तब उसको बांग्लादेश बनाया गया था, इंदिरा गांधी की सरकार थी, तो याद रखिएगा उसी वर्ष जो है ये रामसर सम्मेलन हुआ था। 2 फरवरी को ये सम्मेलन बुलाया गया था। इसी वजह से 2 फरवरी को हर साल आर्द्र भूमि दिवस के रूप में मनाया जाता है। एक प्रश्न और आपका तैयार हो गया, हर वर्ष 2 फरवरी को क्या मनाया जाता है? आर्द्र भूमि दिवस के रूप में मनाया जाता है, और 4 फरवरी को कैंसर दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो दोनों आप याद रखें, काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, कह रहा है ईरान के कैस्पियन सागर का नाम सुना होगा। कैस्पियन सागर के तट पर स्थित यह शहर है रामसर, जिसमें बहुत सारे देशों ने हिस्सा लेकर इसमें हस्ताक्षर किया था, इसलिए इसे रामसर संधि के नाम से जाना जाता है। कुछ लोग इस संधि को आर्द्र भूमि संधि या फिर वेटलैंड कन्वेंशन के नाम भी देते हैं। ये लागू कब हुआ? 71 में मीटिंग तो हुई, लेकिन यह लागू हुआ जाकर के 75 में, 1975 में यह लागू हो गया। भारत ने इसमें हिस्सा लिया जाकर के, जब हस्ताक्षर किया इस संधि पत्र पर, उस समय काफी आगे बढ़ गया था, 7 साल बीत चुके थे लागू होने के। 1982 में भारत जो है इस संधि पर हस्ताक्षर करके इसके अंतर्गत आ जाता है। ठीक है, तो रामसर समझौता कब से चल रहा है भारत में? यह चल रहा है 1982 से। ठीक है, कह रहा भारत में आर्द्र भूमि के संरक्षण के मामलों के लिए हमारे जो आर्द्र भूमि का संरक्षण किया जाना है भाई, ईरान से दोबारा तो कोई आएगा नहीं करने के लिए, हम तो केवल संधि पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं। तो भारत में इसकी देखरेख करना या कौन सा स्थान रामसर भूमि के अंतर्गत भेजा जा सकता है, शामिल कराया जा सकता है, यह सब इसकी एक नोडल एजेंसी है, एक मंत्रालय जो ये देखरेख करता है, जिसका नाम है केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय। ये एक नोडल एजेंसी के रूप में काम करता है, जो जगह जगह को चूज करता है कि इस जगह को वेटलैंड के रूप में शामिल किया जाना चाहिए। ठीक है, करा विदित हो कि भारत में संपूर्ण भूमि के 4.7% भूमि पर क्या है? आर्द्र भूमि क्षेत्र फैला हुआ, जो कि अपने आप में एक बड़ा आंकड़ा है, तो इसको भी आप जो है याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, कुछ और चीजें हैं उनको भी आप ध्यान दीजिएगा। करा वेटलैंड्स को यहां से काफी सारे प्रश्न पूछे जा सकते हैं, और ये ऐसे प्रश्न हैं जो आपको किताबों में देखने के लिए नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो मैं इसीलिए कहना चाहूंगा दोस्तों कि कुछ चीजें हैं जो स्टडी 91 आपको एडिशनल प्रोवाइड करता है, लेकिन अगर आप वीडियो देखते रहेंगे तब। तो सुनिए, प्रश्न आपसे क्या पूछता है कि वेटलैंड को और किस नाम से जाना जाता है, या फिर आपसे पूछ दिया कि बायोलॉजिकल सुपरमार्केट किसे कहा जाता है। बायोलॉजिकल सुपरमार्केट किसे कहा जाता है? तो याद रखिए, वेटलैंड को, आर्द्र भूमि क्षेत्र को बायोलॉजिकल सुपरमार्केट का नाम दिया जाता है। सुपरमार्केट में क्या होता है? बिग बाजार सुपरमार्केट होता है ना, ये सुपरमार्केट में होता है क्या भाई? वहां तमाम वैरायटी की चीजें देखने को मिलती हैं। उसी तरह से जो वेटलैंड होते हैं, यहां भी तमाम वैरायटी की चीजें देखने को मिलती है, इसीलिए इसका नाम क्या रख दिया गया? सुपरमार्केट रखा गया। और बायोलॉजिकल सुपरमार्केट मतलब किससे संबंधित? तो जैव विविधता से संबंधित चीजें देखने को मिलती हैं, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया? बायोलॉजिकल सुपरमार्केट कहा जाता है। इसको याद रखेगा, क्योंकि यह विस्तृत भोज्य जाल का निर्माण करते हैं। भोज्य जाल का निर्माण मतलब ये फूड वेब्स का निर्माण करते हैं। फूड वेब्स क्या होता है? ये फूड वेब्स क्या होता है, या भोज्य जाल जो शब्द का इस्तेमाल हो रहा है, ये भोज्य जाल क्या होता है? सुनिएगा, करा फूड वेब्स यानी भोज्य जाल में कई खाद्य श्रृंखलाएं शामिल होती हैं। ऐसा माना जाता है कि फूड वेब्स पारिस्थितिकी तंत्र में जीवों के खाद्य व्यवहारों का वास्तविक प्रतिनिधित्व करते हैं। दोस्तों, आपने साइकिल का नाम सुना होगा, चक्र का नाम सुना होगा। ये जो चक्र चलता है, यही नेचर को मेंटेन करता है, प्रकृति को मेंटेन करता है। ये चक्र कभी बदलता नहीं है। ठीक है, ये चक्र हमेशा चलता रहता है। जब कभी चक्र में परिवर्तन होता है तो पूरे दुनिया में परिवर्तन हो जाता है, बहुत कुछ बदलाव होता है, उसी को जलवायु परिवर्तन या क्लाइमेट चेंजेस का नाम दिया जाता है। आगे करा एक समृद्ध फूड वेब, समृद्ध विविधता का परिचायक, और यही कारक है कि इसे बायोलॉजिकल सुपरमार्केट का नाम दिया जाता है। भाई तरह तरह के जीव जंतु होते हैं और एक साइकिल बना के चलते हैं। भाई जैसे क्या होता है, अगर मैं बात कर दूं कि हर जीव जंतु एक दूसरे का भोज्य पदार्थ होते हैं, और इस तरह से साइकिल मेंटेन होती है, तो वो साइकिल यहां देखने को ज्यादा मिलती है। तो इसको नाम दिया गया बायोलॉजिकल सुपरमार्केट, इसको आप याद रखिएगा। एक इसका और नाम दिया गया है किडनीज ऑफ द लैंडस्केप। क्या दिया गया नाम? किडनीज ऑफ द लैंडस्केप भी कहा जाता है, वेटलैंड को ही कहा जाता है। तो परीक्षा में यह भी प्रश्न पूछ सकता है। ठीक है, तो 2 प्रश्न हो गया आपका। लेकिन बात आती है कि क्यों कहा जाता है। भाई इंग्लिश में इसको क्या बोला जाता है? किडनीज ऑफ द लैंडस्केप। हिंदी में कहा जाता है भूदृश्य के गुर्दे।
अब गुर्दा क्या करता है, अगर मैं गुर्दा को बताऊं तो गुर्दा को इंग्लिश में किडनी कहते हैं, और किडनी क्या करता है, हमारे शरीर में गंदे पदार्थों को छानने का काम करता है। भाई लोग बोलते हैं भैया का किडनी फेल हो गया, किडनी फेल हो गया तो क्या हो गया, अब उनके शरीर में क्या होगा, छानने की प्रक्रिया बंद हो जाएगी, तो शरीर में टॉक्सिन फैल जाएगा, जहर फैल जाएगा, व्यक्ति की मृत्यु हो जाएगी। तो ये किडनी का कार्य करता है। लिख रहा है जिस प्रकार हमारे शरीर में जल को शुद्ध करने का कार्य किसके द्वारा किया जाता है, किडनी के द्वारा किया जाता है, ठीक उसी प्रकार वेटलैंड जल तंत्र के द्वारा जल चक्र द्वारा जल को शुद्ध करता है। ये क्या करता है वेटलैंड, क्योंकि मैंने शुरू में बताया कि वेटलैंड वह स्थान होता है जो पानी से ढका होता है, उसमें पानी की मात्रा ज्यादा होती है, या ऐसा स्थलीय भूमि जिस पर पानी होता है उसको हम वेटलैंड के रूप में जान सकते हैं, चाहे वो झील हो, चाहे वो तालाब हो, चाहे वो नदी हो, चाहे वो महासागर हो, चाहे वो जो है दलदली भूमि का क्षेत्र हो, चाहे वो कोई डेल्टाई क्षेत्र हो, चाहे वो मैग्रोव वन हो, चाहे वो एस्चुरी हो, ये चाहे वो खाड़ी हो, चाहे वो क्रिक हो, ये सभी किसका एग्जाम्पल है, ये सभी एग्जाम्पल है किसका, याद रखिए आर्द्र भूमि का एग्जाम्पल है, नम भूमि का एग्जाम्पल है। तो ये वाटर साइकिल को मेंटेन करने का कार्य करता है। कह रहा जल एक ऐसा पदार्थ है जिसकी अवस्था में बदलाव लाना अपेक्षाकृत ज्यादा आसान होता है। भाई जल क्या होगा, अगर गर्म हुआ तो भाप बन गया, वाष्पीकृत हो गया, वाष्पीकृत होकर बादल बन गया, बादल ठंडा हुआ तो फिर से जल बन गया, जल हो गया तो फिर से नदियों में आ गया जल, फिर यहीं से ये साइकिल चलती रहती है। ठीक है, तो ये आसानी से इसके रूप में बदलाव होता है। लिख रहा है जल चक्र पृथ्वी पर उपलब्ध जल के एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित होने, एक भंडार से दूसरे भंडार या एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचने की एक चक्रीय प्रक्रिया है। ये जो वाटर साइकिल चलती है, ऐसा नहीं कि वहीं से जल उठा और वहीं पे बरस जाएगा। भाई बंगाल की खाड़ी में अगर वाष्पीकरण होता है, बादल बनता है, तो ऐसा नहीं ना कि बंगाल की खाड़ी में बरस जाता है, वो तो बादल हवाओं के साथ जहां तक जाएगा वहां पे बारिश होगी, फिर नदियों में जाके जल मिल जाएगा और नदियां फिर बंगाल की खाड़ी में मिलेंगी और फिर से जल उठेगा। तो ये प्रक्रिया एक साइकिल के रूप में चलती रहती है। आगे लिख रहा है कि जलीय चक्र एक निरंतर प्रक्रिया है तथा स्रोतों को स्वच्छ रखता है। पृथ्वी पर इसके अभाव में जीवन क्या हो जाएगा, असंभव हो जाएगा। सोचो कि अगर वाटर साइकिल काम करना बंद कर दे तो नदियां भी क्या हो जाएंगी, समाप्त हो जाएंगी। भाई वर्षा लोगों के यहां नहीं पहुंचेगा तो सब कुछ रुक जाएगा ना, तो याद रखिए। चलिए अब मैं उन भूमियों के बारे में बात कर लेता हूं जो 10 भूमियां अभी इस साल 2020 में जनवरी में शामिल की गई हैं। भाई मैं सबसे पहले इसी 10 को क्यों पढ़ा रहा हूं, क्योंकि 27 तो पिछले कई साल से हैं। हाँ 27 तो पिछले कई साल से हैं, उनसे खूब सारे प्रश्न बन चुके हैं, उनको भी पढ़ाऊंगा आज ही इसी लेक्चर में। लेकिन ये 10 आप पहले याद रख लो, क्योंकि अभी तक इनसे प्रश्न बन नहीं पाए। जनवरी में अभी शामिल हुआ, उसके बाद से कोई एग्जाम हुआ नहीं है, तो एग्जाम होगा तो वेटलैंड के बारे में जरूर पूछेगा, तो पहले से अलर्ट हो जाओ यार। ये तो एकदम प्योर आइटम है कि पीसीएस की परीक्षा में यहां से एक प्रश्न या आपके यूपीएससी में 1-2 प्रश्न तो श्योर बनने वाला है, और खास करके इसी 10 से बनेगा, ये मैं गारंटी आपको बता दे रहा हूं। तो याद कर लीजिए दोस्तों, महाराष्ट्र में एक जगह है जिसका नाम है नंदूर मधमेश्वर पक्षी अभयारण्य। क्या नाम है, नंदूर मधमेश्वर। याद रहेगा क्या, याद रखेगा दोस्तों। ये कहां पर है, नासिक जिले में। नासिक जिले की कहानी थोड़ा सा बता दूं ताकि आपको ज्यादातर चीजें याद हो जाए। नासिक में दोस्तों त्र्यंबक की पहाड़ी है, त्र्यंबक की पहाड़ी पर त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग है। भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक क्या है, त्र्यंबकेश्वर है, तो उसको भी याद रखेगा। वहीं से गोदावरी नदी निकलती है। कौन सी, गोदावरी। गोदावरी को भारत में बूढ़ी गंगा का नाम दिया जाता है। गंगा बड़ी गोदावरी, गंगा से बड़ी गोदावरी को नदी की को संज्ञा दिया गया है, तो याद रखिए। और नासिक में क्या है, कुंभ भी लगता है। हर 12 साल पे जो कुंभ लगता है वो नासिक में भी लगता है। तो कुंभ 4 जगह लगता है, एक हरिद्वार में लगता है, एक इलाहाबाद में लगता है, एक उज्जैन में लगता है जहां महाकालेश्वर जी हैं, और एक आपके नासिक में लगता है। तो याद रखेगा नासिक में ही ये नंदूर मधमेश्वर पक्षी अभयारण्य है। दोस्तों प्रसिद्ध क्यों है ये पक्षी अभयारण्य, तो याद रखिए ये इसलिए प्रसिद्ध है क्योंकि इसको महाराष्ट्र का भरतपुर कहा जाता है। वैसे जो भरतपुर पक्षी अभयारण्य है वो आपके कहां पर है, जयपुर में। आप कभी जाएंगे तो देखेंगे बहुत बड़ा पक्षी अभयारण्य है, तो वहां तमाम वैरायटी के पक्षियां देखने को मिलते हैं। उसी तरह से इसको महाराष्ट्र का भरतपुर कहते हैं। एक्चुअली में भरतपुर तो दूसरे जगह पर है, लेकिन उसको महाराष्ट्र का भरतपुर कहते हैं, मतलब संज्ञा दी जा रही है कि भाई उसी तरह का काम यहां पर भी है। तो याद रखेगा नंदूर मधमेश्वर पक्षी अभयारण्य ये एक ही है महाराष्ट्र में जिसको इस बार वेटलैंड के रूप में शामिल किया गया है। ठीक है,
दूसरा लिख रहा है 3 स्थान है पंजाब में, उन 3 में से पहला स्थान है पंजाब में केशोपुर मियां समुदाय आरक्षित, इसका नाम है, ठीक है, केशोपुर मियां समुदाय, याद रखेगा। ये दोस्तों पंजाब में एक जगह है गुरदासपुर, क्या है, गुरदासपुर, ये गुरदासपुर में स्थित है और यह रावी और ब्यास नदी के बीच में पड़ता है, ठीक है, रावी और ब्यास नदी का नाम सुना है तो वहां पड़ता है। और ये प्रवासी पक्षियों के लिए काफी जाना जाता है, मतलब जब पक्षी अलग अलग समय में ऋतु प्रवास करते हैं ना, विदेशी पक्षी आते हैं, उसके लिए इसको जाना जाता है केशोपुर मियां अभयारण्य, ठीक है, इसको याद रखेगा और इंपॉर्टेंट है। दूसरा, अब देखिए एक हो गया पंजाब में, 2 अभी पंजाब में और हैं, एक है ब्यास संरक्षण रिजर्व। दोस्तों आपको ये भी याद रखना है कि कहां पर क्या फेमस है, जैसे परीक्षा में पूछ दे कि महाराष्ट्र का भरतपुर अभयारण्य किसे कहा जाता है, तो वहां पर आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। उसी तरह से इसको याद रखेगा ब्यास, ब्यास तो नदी का नाम है, तो ब्यास संरक्षण रिजर्व कह रहा ब्यास नदी का 185 किलोमीटर लंबा हिस्सा हरिके हेडवर्क्स से तलवाड़ा कंजर्वेशन रिजर्व तक फैला हुआ है। दोस्तों हरिके बैराज का नाम सुना है ना, हरिके बैराज जहां पर जल को रोक करके अलग अलग दिशा में उसको प्रवाहित किया गया, तो हरिके और बैराज ये नाम याद रखेगा, ठीक है। वही लिख रहा है कि यह व्यापक रूप से घड़ियाल के सफल प्रजनन के लिए जाना जाता है, यहां पर घड़ियालों का सफल प्रजनन होता है, मतलब घड़ियालों की मात्रा बहुत ज्यादा है। घड़ियाल भी जैसा आपका मगरमच्छ होता है ना, उसी तरह से घड़ियाल होता है, पानी में पाया जाता है, तो उसके लिए जाना जाता है, ठीक है। वेटलैंड है ये भी, तो इसको याद रखिएगा, वेटलैंड के रूप में शामिल किया गया। अगला दोस्तों नांगल वन्य जीव अभयारण्य, आपने भाखड़ा नांगल का नाम सुना होगा, भाखड़ा एक अलग बांध है, नांगल एक अलग बांध है, ठीक है। उसमें से नांगल वन्य जीव अभयारण्य की बात कर रहा है, यह भी पंजाब में है, रूपनगर जिला में पड़ता है, सतलज नदी के पास में है भाखड़ा नांगल। करा प्रवासी और कई तरह के अप्रवासी प्रवासी पक्षियां यहां पर पाए जाते हैं, इसमें भारतीय पेंगोलियन भी महत्वपूर्ण है, तो इसको भी आप याद रखेगा। आगे बढ़ते हैं, 3 स्थान तो पंजाब के हो गए और 1 स्थान आपका महाराष्ट्र का हो गया, और 6 वेटलैंड जो अकेले उत्तर प्रदेश से लिए गए तो उनको भी आप याद रखिए। वो 6 वेटलैंड कौन है, तो एक साथ पहले 6 का देख लीजिए। जैसे एक है नवाबगंज पक्षी अभयारण्य, अभी इसके बारे में पढ़ाता हूं आपको, पार्वती अरंगा पक्षी अभयारण्य, तीसरा है समन पक्षी अभयारण्य। देखिए समन और समसपुर ये 2 अलग अलग हैं, कई लोग कंफ्यूजन में गलत ना करेंगे, ठीक है। समन, समसपुर, सैंडी और सरसई, तो देखिए इसमें से 4 तो स से हैं, समन, समसपुर, सैंडी, सरसई, ठीक है, सैंडी, सरसई, पार्वती और नवाबगंज, तो इतना आपको याद रखना। ये वो 6 पक्षी अभयारण्य हैं, सॉरी वन्यजीव अभयारण्य हैं जो वेटलैंड के रूप में शामिल किए गए हैं। तो देखते हैं एक एक के बारे में। दोस्तों पहला दे रहा है नवाबगंज पक्षी अभयारण्य, ये कहां पर पड़ता है, ये उन्नाव में पड़ता है। कहां पर पड़ता है, उन्नाव, उन्नाव नाम सुना है ना, उन्नाव जिला है उत्तर प्रदेश में, तो याद रखेगा। दोस्तों इसी नवाबगंज पक्षी अभयारण्य को चंद्रशेखर आजाद पक्षी अभयारण्य के रूप में भी जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है, चंद्रशेखर आजाद। वैसे चंद्रशेखर आजाद जी की जो मृत्यु हुई थी वो इलाहाबाद प्रयागराज में हुई थी, ठीक है, लेकिन आप याद रखिए यहां पर उन्नाव वाला जो पक्षी अभयारण्य नवाबगंज पक्षी अभयारण्य, उसको किस नाम से जाना जाता है, चंद्रशेखर आजाद पक्षी अभयारण्य के रूप में भी जाना जाता है। तो एक प्रश्न तो आपका स्टैटिक जीके का एक बन गया। दूसरा दे रहा अभयारण्य कई अंतरराष्ट्रीय और राष्ट्रीय प्रवासी पक्षियों का स्वागत करता है, मतलब बहुत सारे प्रवासी पक्षी यहां आते रहते हैं। तीसरा दे रहा है इनमें गार्गिटीले, मल्लार्ड, पर्पल मुरहेन, लिटिल ग्रिबे, ठीक है, स्पून बिल्डक और रेड वाल्टर लैपिन, तो ये प्रसिद्ध हैं, तो इसको आप याद रखेगा। विगान भी इसमें शामिल है। तो वैसे आप इनका नाम तो याद नहीं रख पाएंगे, लेकिन इनके पीछे की जो चीजें हैं कम से कम आप उतना चीजें याद रखो। दूसरा था दोस्तों पार्वती अरंगा। पार्वती अरंगा जो पक्षी अभयारण्य है ये है गोंडा, बस्ती गोंडा एक पास पड़ते हैं, तो याद रखिए गोंडा। जब गोरखपुर से आप लखनऊ जाएंगे ना तो बीच में आपको बस्ती गोंडा पड़ेगा, तो गोंडा में पक्षी अभयारण्य है। करा पार्वती और अरंगा ये 2 अलग अलग वर्षा आधारित झीलें हैं, वहां की 2 अलग अलग झीलें पार्वती और अरंगा, जो कि एक दूसरे से 1.5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित हैं और वहीं पर ये अभयारण्य स्थित है, तो इसको याद रखेंगे। इसको भी वेटलैंड के रूप में शामिल किया गया। तो नवाबगंज उन्नाव में है, पार्वती अरंगा कहां पर है, गोंडा में है, ठीक है। अगला है समन पक्षी अभयारण्य, समन और सैंडी, तो याद रखिए। करा समन जो है ये इटावा के पास में पड़ता है, मैंने यहां पर थोड़ा सा और भी ज्यादा लिख दिया है, भोगांव मणिपुरी, मणिपुरी देख करके मणिपुर मत समझ जाइएगा, ठीक है। ये इटावा है, इटावा, इटावा में जंगल सफारी बना था, आपको याद होगा। जब कभी आप कहां जाएंगे, लखनऊ से आगरा जाएंगे तो बीच में इटावा पड़ता है, ठीक है। इटावा भाई, इटावा में ही मुलायम सिंह यादव, अखिलेश यादव का घर है शैफई में, तो याद रखेगा। वहीं पर है समन पक्षी अभयारण्य, ठीक है। करा 1990 में क्षेत्र में यहां क्रेन की बड़ी आबादी की रक्षा करने के उद्देश्य से इसको अधिसूचित किया गया था। क्रेन एक्चुअली एक पक्षी का नाम है,
बड़ा लड़ाकू पक्षी होता है, इसमें भी क्रेन में एक शार्क क्रेन आता है, वो बड़ा खतरनाक होता है, शिकारी पक्षी के रूप में जाना जाता है। लिखा है सारस के घरों में यह चित्रित सारस भी शामिल है, ब्लॉक नेक स्टार का, ओपन बिल्ड स्टार का और वुली नेक्स्ट स्टार का भी यहां देखने को मिलते हैं। दूसरा है दोस्तों सैंडी, सैंडी पक्षी अभयारण्य कहां पर है, ये हरदोई जिला में है। सैंडी कहां पर है, ये हरदोई जिला में, ठीक है, तो याद रखिए सैंडी हरदोई जिला में, ध्यान दीजिएगा। करा बॉम्बे प्राकृतिक इतिहास समाज ने इस अभयारण्य को महत्वपूर्ण पक्षी क्षेत्र के रूप में अधिसूचित किया है, इसको भी आप याद रखिएगा, ठीक है। तो चार हो गए। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे दे रहा है समसपुर, ठीक है, पीछे था समन, पीछे क्या था समन, इटावा वाला क्या है समन, समन पक्षी अभयारण्य था, सैंडी हरदोई में था, ठीक है, नवाबगंज उन्नाव में था, ये हो गया, ठीक है। तो इसको आप लोग जो है एक एक चीजें ध्यान रखते चलिए। आगे दे रहा है समसपुर पक्षी अभयारण्य, ये कहां पर है, समसपुर है दोस्तों रायबरेली में, कहां पर है, रायबरेली में है, रायबरेली जिला। करा यह प्रवासी पक्षियों सहित पक्षी प्रजाति के संरक्षण के लिए जाना जाता है, यहाँ पक्षियों की 250 से अधिक प्रजातियां देखने को मिलती, कहां पर, समसपुर पक्षी अभयारण्य। करा गिद्ध हो गया, किंगफिशर हो गया, किंगफिशर आप जो बियर देखते होंगे उसके ऊपर भी इसका इमेज बना होता है, तो याद रखेगा। स्पॉट बिल, टेल कॉमन हो गया, टेल विल्सिंग हो गया, तो ये सभी ये अस्थाई निवासी माने जाते हैं इस समसपुर पक्षी अभयारण्य के, ठीक है। सरसई नवल अभयारण्य कहां पे है, तो याद रखें दोस्तों ये झील एक्चुअली में ये इटावा में है, इटावा में, ठीक है, सरसई नवल, तो इसको याद रखेगा। इसके अलावा समन हमने देखा था, समन भी इटावा में था और सरसई भी इटावा में, ठीक है। कर इसमें दो छोटी झीलें हैं शामिल हैं ये सरसई में, याद रखिएगा। यहाँ पर सार्स्केन, व्हाइट इबिस और अन्य जल पक्षियों की बड़ी संख्या में आकर्षित करते हैं और यहाँ पर खतरनाक सार्स्क्रेन से भी देखने को मिलते हैं, तो इसको आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो इस तरह से 6 आपके कंप्लीट हो गए। अब एक बार जो पीछे के 27 है ना, मैं चाहता हूं एक बार आप उनको भी ध्यान में रख लीजिए कि कौन कौन से स्थल है। मैंने वैसे एक साथ यहाँ पर कलेक्ट कर दिया, जैसे 4 स्थान है जो जम्मू कश्मीर में, ठीक है, कितने हैं, 4 जम्मू कश्मीर में है। एक तो है हकेरा है, ठीक है, दूसरा है सुरिनसर है, तीसरा है सोमोरिरी है और 5वां है वूलर झील, ठीक है। ये 4 हैं जिनको वेटलैंड के रूप में शामिल किया गया है, तो काफी इंपॉर्टेंट है। 3 आपके हिमाचल प्रदेश में है, याद रखेगा। एक है चंद्रताल का नाम सुना होगा, दूसरा पोंग बांध का नाम सुना होगा, तीसरा रेणुका आर्द्र भूमि है, तो इसको भी आप याद रखेगा, ठीक है। उसके बाद पंजाब में देखिए 3 अलग से हैं, ठीक है, अभी 3 और हो गए, 6 हो गए पंजाब में, ठीक है। लिख रहा हरिके हो गया, कंजली हो गया और रोपड़ हो गया, तो इस सभी तथ्य को भी आप याद करते हुए चलिए, ठीक है। आगे देखिए राजस्थान है, राजस्थान, ठीक है, याद रखिए केवलादेव, केवलादेव को सबसे पहले सूची में शामिल किया गया था, आर्द्र भूमियों की सूची में केवलादेव को सबसे पहले शामिल किया गया था, राजस्थान में है। और सांभर झील जहां से नमक बनता है उसको भी शामिल किया गया है। दोस्तों ऊपरी गंगा नदी ये ब्रिजघाट से नरौरा तक उत्तर प्रदेश में था, एक ही था पहले, ठीक है। अगला है भोज आर्द्र भूमि, तो कहां राजा भोज कहां गंगूतेली, नाम सुना है ना, तो राजा भोज कहां से संबंधित है, मध्य प्रदेश से संबंधित है, तो मध्य प्रदेश आप याद रखेगा, ठीक है। अगला है दोस्तों नल सरोवर, नल सरोवर ये अभी नवीनतम सूची में शामिल किया गया, तो जल्दी 2012 में गुजरात में है। कोल्लेरू झील कहां पर है, आंध्र प्रदेश में, वेटलैंड सूची में शामिल है। अष्टाईमुड़ी कहां पर है, केरल में है, ठीक है। सांस्थानम कोट्टा कहां पर है, केरल में है। बेम्बानाथ कहां पर है, ये भी केरल में है। पॉइंट कैलिमर अभयारण्य कहां पर है, तमिलनाडु में है। चिल्का झील कहां पर है, उड़ीसा में, चिल्का झील कहां पर है, उड़ीसा में। तो इन सभी चीजों को आप याद रखिए। 6 और है, भीतरकनिका ये भी आपके उड़ीसा में पड़ता है। पूर्वी कोलकाता आर्द्र भूमि आपके पश्चिम बंगाल में है। सुंदरबन पश्चिम बंगाल में है। डिपोर बिलल, डिपोर बिलल नहीं है, डिपोर बिल नाम है दोस्तों, बहुत फेमस, आपकी परीक्षा में बहुत बार आया है, असम में है। डिपोर बिल कहां पर है, असम में है। रुद्रसागर झील कहां पर है, त्रिपुरा में है। और लोकटक झील, ठीक है, लोकटक झील यहां पर तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान भी है, तो याद रखेगा मणिपुर में है, बहुत इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में खूब पूछा गया है। तो दोस्तों 27 हो गए, 27 और 10 37 हो चुके हैं, तो टोटल संख्या कितनी हो गई है, 37, उनको आप याद रखेगा, ठीक है। आगे देखिए, आज यहां पर एक मैप मुझसे छूट गया है, जबकि मैंने स्टार्टिंग में लगाया, कभी मौका मिलेगा तो मैप दिखा दूंगा, ठीक है। यहां लास्ट में एक मैप था, लेकिन हो सकता हो आगे दिया हो, 1 मिनट देख लेते हैं। मैप स्किप कर गया, सो सॉरी, ठीक है, क्षमा चाहता हूं आप सभी से, दिखा दूंगा नेक्स्ट लेक्चर में, दिखा दूंगा मैप, घबराइए मत, ठीक है। तो स्टार्टिंग मैंने लिखा था कि मैप से समझो, क्या ना पढ़ाने के बाद एक बार मैप से दिखा देता कि देखो यहां पर ये, यहां पर, यहां पर, वो उसी चीज के लिए लगाया था, बाकी कुछ नहीं है। आगे देखिए कि स्क्रीन पर और आपने शब्द देखा होगा मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड। ये मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड क्या है, तो एक लाइन में आप समझ जाइए, लिख रहा मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड रामसर संधि के तहत आर्द्र भूमि स्थलों की एक पंजी तैयार करता है। पंजी मतलब एक नोटबुक तैयार करता है कि पूरी दुनिया में कितने कितने स्थान
स्थान हैं जो रामसर आर्द्र भूमि समझौते के तहत जो है शामिल किए गए हैं। जिस तरह से IUCN नहीं अपनी सूची निकालता है या विश्व विरासत स्थल की सूची जारी होती है कि भाई किन किन स्थानों को विश्व विरासत स्थल में शामिल किया गया, उसी तरह से ये भी है। तो इसको नाम दिया गया मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड का। इस पंजी में विश्व भर की महत्वपूर्ण आर्द्र भूमियों के विवरण अंकित है, मतलब पूरी दुनिया में जितने भी स्थल शामिल होते हैं वो सब यहाँ पे नोट किए जाते हैं। इसमें यह भी दर्शाया गया है कि तकनीकी विकास, प्रदूषण अथवा अन्य मानवीय हस्तक्षेप से किन आर्द्र भूमियों पर पर्यावरणीय परिवर्तन हो चुके हैं, हो रहे हैं या होने वाले हैं। भाई क्या है, जैसे मान लीजिए चिल्का झील कहां पर है, चिल्का झील आपके उड़ीसा में, ठीक है। तो चिल्का झील के आसपास के क्षेत्र को हम रामसर समझौते के अंतर्गत शामिल कर लिए। अब मान लीजिए वहां पर तमाम मानवीय गतिविधियां होंगी तो भाई नुकसान तो पहुंचेगा, जैव विविधता का ह्रास होगा, तो उसको भी यहां पे दर्शाया जाता है कि क्या वहां पर कोई चेंजेस हो रहा है नहीं हो रहा है, उसको भी यहां दर्शाया जाता है। कर इस पंजी में कोई नई आर्द्र भूमि का नाम डालना हो या किसी भूमि का नाम निकालना हो तो कॉन्फ्रेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज, ठीक है, कोप जैसा होता है ना उस तरह का यहां पर होता है, उसका अनुमोदन अनिवार्य हो जाता है। मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड रामसर सूची के अंग के रूप में संधारित होता है। तो मतलब यहीं पर सारे डेटा सूचित किए जाते हैं। तो आज के लिए दोस्तों बस इतना ही, आपका एक टॉपिक कंप्लीट हो गया। आगे एक चैप्टर अभी मैं और भी पढ़ाने वाला हूं क्योंकि अभी आपका एक चैप्टर समाप्त हो रहा है नेचुरल वेजिटेशन, वो चल रहा था, 4 लेक्चर उसमें मैंने दिया, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोगों की तरफ से रिस्पॉन्स बिल्कुल नहीं आता है। खैर मैं कभी नहीं देखता हूं कि आप लोगों की तरफ से रिस्पॉन्स आ रहा है कि नहीं आ रहा है, मेरा फर्ज है पढ़ाना, पढ़ाते चल रहा हूं, बाकी आपका क्या फर्ज है आप उस चीज को समझो। वैसे एक चीज कह देना चाहता हूं कि आप इस चीज को ध्यान दीजिए, कभी अगर आप खाली समय रहते हैं तो सोचिए एक बार कि कोई भी टीचर जो पूरी दुनिया नहीं कर रही है अगर वो काम कर रहा है तो इतना कार्य आप भी हमारा साथ दीजिए कि हमारा नुकसान ना होने पाए। और याद रखिए इस समय आप दिल से साथ नहीं दे रहे हैं, ठीक है। मैं इतना कहना चाहूंगा, बार बार बोलना हमें भी नहीं अच्छा लगता, आपकी मर्जी है, बार बार दबाव बनाना नहीं अच्छा लगता, ठीक है कि नहीं। आप चैनल को देखो, शेयर करो, भाई एक बार बोला जाता है, 2 बार बोला जाता है। लोगों की तरह अगर रोज बोलना शुरू कर दूंगा तो लोगों में और हमारे में क्या अंतर रह जाएगा, कोई अंतर नहीं रह जाएगा, ठीक है। तो अब यही कोशिश करूंगा कि मैं बोलना ही बंद कर दूं इस टॉपिक पर, कि आप शेयर कीजिए या फिर आप ज़्यादा से ज़्यादा समय तक यूट्यूब पर इसे देखिए, क्योंकि आप लोगों की वजह से नुकसान तो हमारा बहुत होता है, लेकिन ठीक है कोई बात नहीं, इतना नुकसान फ़ायदा मैं नहीं देखता, ठीक है, कोई बात नहीं। जैसे ही आपकी मर्जी आप वैसा कर सकते हैं। प्ले स्टोर पर एप्लीकेशन आ चुका है, इच्छा हो तो डाउनलोड कर लीजिए, नहीं इच्छा हो तो कोई बात नहीं, ठीक है। वैसे मेमोरी भी कम पड़ गया होगा, रैम भी आपको कम पड़ जाता होगा, बहुत सारे एप्लीकेशन आपके मोबाइल में ऑलरेडी इंस्टॉल होंगे जो ज़्यादा ज़रूरत के होंगे, शायद स्टडी 91 की ज़रूरत आप सभी को कम हो, कोई बात नहीं, जिस दिन ज़रूरत होगी उस दिन आप इंस्टॉल कर लीजिएगा और अच्छे से आप पढ़ाई करिएगा, ठीक है। आप सभी का धन्यवाद, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।